India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं जायरा अली। कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में हम अगले आधे घंटे आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कोविड मृतक परिजनों को मुआवजा नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। कहा, राज्यों के लोग सरकार की दया पर है निर्भर। हर राज्य से मुआवजा देरी पर जानकारी तलब की। महाराष्ट्र बीजेपी विधायक निलंबन मामले में कोर्ट ने कहा, निलंबन का निर्णय है तर्कहीन। ऐसे निर्णय लोकतंत्र के लिए खतरा। कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। पेंशन और सेवानिवृत्त लाभ पर अधिकारियों की ढिलाई पर सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना नोटिस किया जारी। कोर्ट ने कहा, निर्देशों का पालन जानबूझकर नहीं किया गया। अनुकंपा नियुक्ति मामले में राजस्थान हाईकोर्ट का अहम फैसला। विवाहित बेटी अनुकंपा नियुक्ति की पात्र हैं। बेटी शादी के बाद भी पिता के घर का हिस्सा होती हैं। India Legal presents Courts Roundup. चलिए शुरुआत कर लेते हैं कोर्ट्स राउंडअप की। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि कोरोना से हुई मौत के मामले में सभी परिवारों को कम से कम 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाए। साथ ही साथ बच्चों के लिए खास योजना लाई जाए। उनके आंकड़े और दूसरी जानकारी सभी राज्य सरकार वेबसाइट पर अपलोड करे। सुनवाई में पाया गया कि ज्यादातर सरकारें सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ठीक से लागू नहीं कर रही हैं। इसीलिए आज अदालत ने आंध्र प्रदेश और बिहार के चीफ सेक्रेटरी को तलब किया और जमकर फटकार लगाई। कोरोना से होने वाली मौत पर उनके परिजनों को मुआवजा दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मृतकों के परिजनों को मुआवजे दिए जाने में कोताही करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हमारे आदेश के बावजूद परिजनों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया जा रहा है। जस्टिस MR शाह ने मुआवजा देने के मामले में कमी के चलते आंध्र प्रदेश और बिहार के मुख्य सचिवों को कोर्ट में पेश होने का आदेश देते हुए कहा, वो कानून से ऊपर नहीं है। वहीं केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मुआवजे के लिए आए आवेदनों में 80% लोगों को मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल में मुआवजे के लिए किए गए दावों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि हर राज्य में कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़ों से ज्यादा दावे राज्यों को प्राप्त हो रहे हैं, जबकि आपके यहाँ आंकड़ों से कम संख्या में दावे प्राप्त हुए हैं। ऐसा क्यों है? वहीं जस्टिस संजीव खन्ना ने गुजरात राज्य में पूछा कि आपने 4,000 आवेदन को खारिज कर दिया, किस आधार पर खारिज किया ये नहीं बताया गया। आपने आवेदन खारिज करने के कारण को क्यों अपलोड नहीं किया? जस्टिस शाह ने कहा, क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है कि मुआवजे के लिए प्रत्येक राज्य को हमें कहना पड़ रहा है? राज्यों के लोग सरकार की दया पर निर्भर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारों की मुआवजा देने से उदासीनता के चलते मौत के आंकड़ों और मुआवजे के दावों में अंतर है। इसलिए राज्य और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण की मदद से क्यों न लोगों तक मुआवजा पहुंचाया जाए। मामले की सुनवाई के दौरान बिहार में कोविड से हुई मौत के सरकार के आंकड़ों पर हैरानी जताते हुए कोर्ट ने कहा है कि बाकी राज्यों की अपेक्षा यहां मौत के कम आंकड़े दर्ज किए गए हैं। ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार ऐसे परिवारों तक पहुंचे और उन्हें आर्थिक सहायता पहुंचाए। कोर्ट ने बिहार के राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को भी मुआवजे के असली हकदारों की पहचान और वितरण की प्रक्रिया में अपनी जिम्मेदारी और भाग लेने को कहा है।
बिहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने भी पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए सरकार को और प्रयास करने की आवश्यकता है, जबकि आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि सभी परिजनों को जिनके पास कोविड से मौत के कागजात होंगे 3 दिन के भीतर उन सबको मुआवजे का भुगतान कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया है कि मुआवजे की राशि के भुगतान में यदि प्राप्तकर्ता अनाथ है तो परिवार के किसी अन्य सदस्य की बजाय मुआवजे की राशि सीधे बच्चे को जमा की जानी चाहिए। कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को निर्देशित किया कि अपने अपने राज्य की विधिक सेवा प्राधिकरणों को बाल स्वराज पोर्टल पर अपलोड की गई मौतों की संख्या के साथ साथ जानकारी के बारे में पूर्ण विवरण साझा करें। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों विवरण बाल स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया गया है। उन बच्चों का मुआवजा और पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए सरकार सूझबूझ से कदम उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोरोना से हुई मौत के मुआवजे के मामले पर 4 फरवरी को सुनवाई करेगा। इस दौरान सभी राज्य सरकार नया हलफनामा दाखिल करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट APN। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के कुछ शीर्ष अधिकारियों को प्रथम दृष्टया अवमानना का दोषी करार दिया। शीर्ष अदालत ने कुछ कर्मचारियों को पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ देने के लिए अपने आदेशों का पालन करने के लिए इन अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं और 22 फरवरी को पेश होने के लिए कहा है। पीठ ने कहा कि हम प्रथम दृष्टया पाते हैं कि इस अदालत की ओर से 4 मार्च 2020 और 15 फरवरी 2021 को जारी किए गए निर्देशों का पालन जानबूझकर नहीं किया गया है और ये इस अदालत की अवमानना है। पीठ ने अधिकारियों को 22 फरवरी को पेश होने के लिए अपने बचाव में कारण पेश करने के लिए कहा। न्यायाधीश L नागेश्वर राव और BR गवई की पीठ ने ये कदम उस याचिका पर सुनवाई करते हुए उठाया जिसमें बिहार के मुख्य सचिव और वित्त विभाग के प्रधान सचिव समेत अन्य अधिकारियों के खिलाफ कथित तौर पर जानबूझकर आदेश का पालन करने के लिए अवमानना की कार्रवाई करने की मांग की गई थी। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा से 12 भाजपा विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। विधानसभा के पीठासीन अधिकारी के साथ कथित दुर्व्यवहार के मामले में ये कार्रवाई की गई थी। मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये निर्णय लोकतंत्र के लिए खतरा है। जस्टिस AM खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य के वकील A सुंदरम से सत्र की अवधि से आगे निलंबन की तार्किकता के बारे में कड़े सवाल किए थे। पीठ ने कहा कि जब आप कहते हैं कि कार्रवाई तर्कसंगत होनी चाहिए तो वहां निलंबन का कुछ उद्देश्य होना चाहिए और निलंबन उस सत्र से आगे के लिए नहीं होना चाहिए। इन विधायकों ने अपने निलंबन को शीर्ष कोर्ट में चुनौती दी है। पीठ ने कहा कि निलंबन के पीछे कोई वाजिब और ठोस कारण होना चाहिए। पीठ ने कहा 1 वर्ष के लिए निलंबन का निर्णय तर्कहीन है क्योंकि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र को 6 महीने से अधिक समय के लिए प्रतिनिधित्व से वंचित नहीं किया जा सकता। हम संसदीय कानून की भावना के बारे में बात कर रहे हैं। पीठ ने कहा कि जहां एक स्थान खाली होता है वहां चुनाव होता है। निलंबन के मामले में चुनाव नहीं हो सकता, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को निष्कासित कर दिया जाता है तो चुनाव करवाया जाएगा। ये लोकतंत्र के लिए एक और खतरा है। मान लिया जाए कि किसी दल को मामूली बहुमत है और 15-20 विधायकों को निलंबित कर दिया जाए तो लोकतंत्र का भाग्य क्या होगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1 साल का निलंबन निष्कासन से भी बदतर है क्योंकि उन निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व ही नहीं रह गया है। याचिका पर मंगलवार को लंबी सुनवाई के बाद बुधवार को आगे सुनवाई हुई। इसके बाद शीर्ष कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि NDPS एक्ट की धारा 67 के तहत दर्ज इकबालिया बयान NDPS एक्ट के तहत अपराध के मुकदमे में अस्वीकार्य रहेगा। CJI NV रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस हिमा कोहली की पीठ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से दायर एक अपील पर विचार कर रही थी, जिसमें धारा 8C, 8A सह पठित धारा NDPS एक्ट की धारा 20B, 21, 22, 27A, 27B, 28 और 29 के तहत दंडनीय अपराधों के आरोपी व्यक्तियों को कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा जमानत पर रिहा करने के आदेशों को चुनौती दी गई थी। अदालत ने कहा कि NDPS एक्ट की धारा 67 के तहत दर्ज सह अभियुक्तों के स्वैच्छिक बयानों को छोड़कर गिरफ्तारी के समय अभियोजन पक्ष के पास आरोपियों को उनके खिलाफ लगे मादक पदार्थों की तस्करी के आरोपों से जोड़ने के लिए कोई ठोस सामग्री उपलब्ध नहीं थी। इसलिए हाईकोर्ट के आदेशों में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए पीठ ने कहा
ये तूफान सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य केस में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 67 के तहत दर्ज एक इकबालिया बयान एनडीपीएस एक्ट के तहत एक अपराध के मुकदमे में अस्वीकार्य रहेगा। इस निर्णय के तहत याचिकाकर्ता एनसीबी द्वारा प्रतिवादियों या सह अभियुक्तों के स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक बयानों के आधार पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 67 के तहत की गई गिरफ्तारी आक्षेपित आदेश पलटने का आधार नहीं बन सकती है। कुछ अभियुक्तों का सीडीआर विवरण या प्रतिवादियों में से किसी एक की ओर से सबूतों से छेड़छाड़ के आरोपी एक पहलू हैं, जिसकी ट्रायल के स्तर पर जांच की जाएगी। एक आरोपी के बारे में अदालत ने नोट किया कि उसे 16 जून 2019 को गिरफ्तार किया गया था और उसके किराए के आवास से पर्याप्त मात्रा में नशीली दवाओं की बरामदगी के संबंध में उसके खिलाफ विशेष आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय इस सवाल की जांच करने के लिए सहमत हो गया है कि क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पास कर्मचारियों की बहाली का आदेश देने की शक्ति है। न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने भारतीय लागत लेखा संस्थान या आईसीएआई द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें आयोग द्वारा पारित 22 दिसंबर 2021 के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता को एक संविदा कर्मचारी को बहाल करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने आयोग के आदेश पर भी रोक लगा दी है। आयोग ने याचिकाकर्ता आईसीएआई को संबंधित संविदा कर्मचारी को स्थायी कर्मचारी बनाने और सेवा से हटाए जाने की तारीख से उसके वेतन का बकाया भुगतान करने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ता का ये मामला था कि आयोग अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर चला गया था और संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत निर्धारित अपनी शक्तियों से परे निर्देश दिए थे। याचिकाकर्ता ने राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड बनाम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के मामले पर बहुत भरोसा किया। इस मामले में कोर्ट ने कहा था कि आयोग को दी गई शक्तियां इन मामलों की जांच और जांच के प्रयोजनों के लिए दीवानी न्यायालय की प्रक्रियात्मक शक्तियां या प्रोसीजरल पावर्स हैं और उन उद्देश्यों के लिए सीमित हैं। अनुच्छेद 338 के खंड 8 के तहत शक्ति अस्थायी या स्थायी प्रकृति के निषेधाज्ञा देने और पक्षों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए एक सिविल कोर्ट की शक्तियां प्रदान नहीं करती है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अभिनेत्री मुनमुन दत्ता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। मुनमुन दत्ता ने कथित तौर पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था और इस वीडियो में वह जातिगत टिप्पणी करती नजर आ रही थीं। अभिनेत्री मुनमुन दत्ता लोकप्रिय हिंदी धारावाहिक तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बबीता अय्यर की भूमिका के लिए जानी जाती हैं। जस्टिस अवनीश झिंगन की खंडपीठ सीआरपीसी की धारा 438 के तहत दायर उनकी याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अभिनेत्री ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 3(1)(u) के तहत मई 2021 में दर्ज एफआईआर में अग्रिम जमानत की मांग की। कुछ समय तक बहस करने और ये महसूस करने के बाद कि याचिकाकर्ता ने सत्र न्यायालय से संपर्क नहीं किया, याचिकाकर्ता के वकील ने सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। अदालत ने याचिका को वापस लेने की स्वतंत्रता के साथ प्रार्थना के रूप में खारिज कर दिया। सभी एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा एकत्रित करने का कहते हुए हांसी शहर में दर्ज मुख्य एफआईआर के रूप में मानने का आदेश दिया। अभिनेत्री ने सार्वजनिक रूप से इसके लिए माफी मांगी और कहा कि एक भाषा बाधा थी जिसके कारण वह उसके अर्थ से अवगत नहीं थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्रीय सहकारी बैंक की आयु को कम करने के बाद अतार्किक निर्णय के कारण सेवा से बाहर रहने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी उक्त अवधि के लिए वेतन के हकदार हैं। बैंक ने एक प्रस्ताव पारित किया। इसमें सेवानिवृत्ति की आयु 60 से घटाकर 58 वर्ष कर दी गई है। जस्टिस रेखा बोराना ने कहा कि याचिकाकर्ता उस अवधि के लिए वेतन के हकदार होंगे जिसके दौरान वे सेवा से बाहर रहें। उन्हें इस आदेश के प्रति प्राप्त होने की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर भुगतान किया जाए। याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने फैसला सुनाया कि अगर उक्त अवधि के भीतर वेतन का भुगतान नहीं किया जाता तो ये 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के साथ देय होगा। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम दयानंद चक्रवर्ती और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया गया, जहां ये माना गया कि अगर किसी कर्मचारी को अपने कर्तव्यों का पालन करने से नियोक्ता द्वारा रोका जाता है तो कर्मचारी को काम नहीं करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे कर्मचारी पर नो पे नो वर्क का सिद्धांत लागू नहीं होगा।
वर्तमान मामले में प्रतिवादी बैंक ने दिनांक 25/5/2010 को एक प्रस्ताव पारित किया। इसके तहत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से घटाकर 58 कर दी गई है। हालांकि एक रिट याचिका दायर करने के बाद बैंक को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया गया। इसके बाद एक और प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष निर्धारित करने के पहले के निर्णय को दोहराया गया। उसी को फिर से चुनौती दी गई और अदालत के समक्ष एक बयान दिया गया कि सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष की जाए। तदनुसार याचिकाओं को निष्फल होने के कारण खारिज कर दिया गया। अदालत ने कहा कि बैंक ने स्वहित के लिए प्रस्ताव पारित किया और इस स्पष्ट समझ के साथ कि लाभ उन कर्मचारियों को भी दिया जाएगा जो उस समय तक सेवानिवृत्त हो चुके हैं। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि मृतक कर्मचारी की विवाहिता बेटी अनुकंपा नियुक्ति के लिए आश्रितों की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं। जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने कहा कि ये धारणा की बाद बेटी अपने पिता के घर का हिस्सा नहीं है और अपने पिता के घर का हिस्सा बन रही है, पुराना दृष्टिकोण और मानसिकता है। अदालत ने कहा कि अविवाहित और विवाहित बेटी और विवाहित बेटी के बीच कोई भी भेदभाव संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का स्पष्ट उल्लंघन होगा। मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता के पिता जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में लाइनमैन के रूप में कार्यरत थे। सेवा के दरमियान ही उनकी मौत हो गई। परिवार में पत्नी श्रीमती शांति देवी और पुत्री याचिकाकर्ता ही रह गई। मृतक की पत्नी के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से पीड़ित थी और इस प्रकार याचिकाकर्ता जो उसकी विवाहित बेटी है, उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, जिसे शुरू में संसाधित किया गया लेकिन बाद में खारिज कर दिया गया था। इस संबंध में संबंधित प्राधिकारी ने माना कि जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अनुसार मृतक निगम सेवकों के आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति विनियमन 2016 के तहत मृतक कर्मचारी की विवाहित बेटी के आश्रितों की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आती है। याचिकाकर्ता ने इस याचिका में प्राधिकरण के उक्त निर्णय को चुनौती दी है। अदालत ने कहा कि जब विवाहित बेटियों की अनुकंपा नियुक्ति की बात आती है तो उन्हीं आधारों पर भेदभाव क्यों किया जाना चाहिए, उसका कोई कारण नहीं है। अदालत ने कहा कि बेटी के विवाह पूर्ण स्थिति सिंगल और विवाह बाद में स्थिति तलाकशुदा विधवा या फिर से सिंगल है, उसे अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। अदालत ने कहा कि केवल एक बेटी को शादी की अवधि में अनुकंपा नियुक्ति के लिए बाहर रखा जाना मनमाना और अन्यायपूर्ण है। अदालत ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में एक विवाहित बेटे और एक विवाहित बेटी के बीच भेदभाव एक उचित वर्गीकरण नहीं है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को मिलकर काम करने का निर्देश दिया। साथ ही ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि वसंत विहार क्षेत्र में फुटपाथ विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ हो। फुटपाथ को साफ और समतल किया जाए ताकि विकलांग व्यक्ति व्हीलचेयर पर आसानी से आ जा सके। जस्टिस नजमी वजीरी ने अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सुविधाएं ऐसी हों कि व्हीलचेयर पर चलने वालों को आवाजाही के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सहायता न लेनी पड़े। पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, यह आइडिया नागरिक को आत्मनिर्भर बनाने का है। प्रत्येक नागरिक को राज्य द्वारा निर्धारित स्थानों पर घूमने का अधिकार है। न्यायालय दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले शहर के वसंत विहार क्षेत्र में पेड़ों के संयोजन, फुटपाथों के अतिक्रमण और नागरिक सुविधाओं के साथ अन्य मुद्दों पर प्रतिवादी अधिकारियों की निष्क्रियता को उजागर करने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इससे पहले न्यायालय ने कहा था कि पेड़ों का कंक्रीटीकरण सबसे खराब प्रकार के मानवाधिकारों का हनन है, क्योंकि ये लोगों के पूरे वातावरण को बदल देता है। कोर्ट ने फुटपाथों पर कारों की पार्किंग को लेकर दिल्ली पुलिस की भी खिंचाई की। अधिकारियों ने सोमवार को सुनवाई के दौरान ताजा स्टेटस रिपोर्ट पेश की। रिकॉर्ड पर रखी गई तस्वीरों को देखते हुए बेंच ने कहा कि पर्याप्त कदम उठाए गए हैं और पेड़ों के संरक्षण की प्रक्रिया जारी है। जस्टिस वजीरी ने फुटपाथों को साफ करने के संबंध में कहा कि दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट अपमानजनक है, क्योंकि उसमें केवल परिधीय सड़कों को दिखाया गया है, छोटे रास्तों और घरों के बाहर पार्किंग क्षेत्र को नहीं दिखाया गया। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को इस दिशा में उचित कदम उठाने और सुनवाई की अगली तारीख तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
और इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.